आपके साथ मैं हूं जया मिश्रा। कोरोना वायरस ने इन दिनों देश में कहर बरपा रखा है और ऐसे में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की मुहिम में जुटा हुआ है ताकि लोगों की मदद हो सके। और ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरभि चोपड़ा, जो कि कोरोना काल में आंख, नाक, कान की समस्या से आप कैसे रूबरू हो, इन समस्याओं से कैसे आप निजात पाए, इसकी वो जानकारी देंगी। बहुत स्वागत है डॉक्टर सुरभि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। डॉक्टर सुरभि, आपसे मेरा पहला सवाल होगा ब्लैक फंगस को लेकर। जरा ब्रीफ कीजिएगा कि ब्लैक फंगस है क्या और ये कितना खतरनाक साबित हो रहा है। जी, एक्चुअली ब्लैक फंगस जिसे हम कॉमनली बोलते हैं म्यूकोर माइकोसिस। जी, माइकोसिस मतलब एक साइंटिफिक टर्म होता है फंगस के लिए। तो ये एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे कोविड पेशेंट्स को ये फंगल इन्फेक्शन होगा ही। ये बेसिकली एक डेडली फंगल इन्फेक्शन है, बट ये मोर ऑन योर बॉडी इम्यूनिटी, आपकी बॉडी में आपकी इम्यूनिटी कितनी रिस्पॉन्सिव है उस पर डिपेंड करता है कि ये कैसे डेवलप होगा। जी, और अगर इसके स्टेज की बात की जाए, क्योंकि कोविड में जो लोग नेगेटिव हो रहे हैं कोविड से, उनमें ये खतरा सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूँगी कि किन मरीजों में ये खतरनाक साबित हो रहा है। जी, ये बिल्कुल सही बात है कि अभी हमें जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस मिल रहे हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस मिल रहे हैं, वो पोस्ट कोविड पेशेंट्स में ही मिल रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि कोविड में ऑलरेडी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, प्लस अगर आप मॉडरेट टू सिवियर कोविड में लैंड अप करते हैं, मॉडरेट टू सिवियर कोविड से सफ़र कर रहे हैं, तो आपको स्टीरॉइड्स देने की ज़रूरत होती है। तो इन स्टीरॉइड्स की वजह से आपका जो बॉडी का ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो काफ़ी हैम्पर हो जाता है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स मतलब आपका ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो काफ़ी हैम्पर हो जाते हैं। इस वजह से ये फंगल इन्फेक्शन ग्रो होने लग जाता है आपकी बॉडी में। जी, और इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे मैं कोई ये जरूर मरीज... रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सारे पेशेंट्स... जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मेरी एक रिक्वेस्ट हर पोस्ट कोविड पेशेंट से है कि मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि सारे पोस्ट कोविड पेशेंट्स एटलीस्ट फर्स्ट 3 मंथ्स अपने ब्लड शुगर लेवल्स की मॉनिटरिंग प्रॉपरली करते रहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 120 से नीचे एंड जो पोस्ट ब्रैंडियल खाने के बाद वाला जो ब्लड शुगर है वो विदिन 180 आना चाहिए। अगर आपका ब्लड शुगर विदिन रेंज है तो आपको ये फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं एज कम्पेयर टू जिनका शुगर डीरेंज्ड है उन पेशेंट से। जी, डॉक्टर सुरभि, लक्षण के बारे में समझना चाहूँगी कि कोई भी मरीज कैसे समझे कि उसे ब्लैक फंगस है। क्या वो शुरुआती लक्षण होंगे उसमें? जी, हाँ, ब्लैक फंगस में ये काफ़ी ज़रूरी है कि जितना मरीज़ अर्ली हमारे पास आएगा, जितना मरीज़ जल्दी हमारे पास आएगा, उतना ही अच्छा उसका ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स आएगा। ब्लैक फंगस को हम डिवाइड करते हैं साइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल, मतलब मोस्टली ये स्टार्ट होता है नोज और पैरानेजल साइनस से, फिर ये स्प्रेड होता है आपके ऑर्बिट में जो आपकी आँख है, एंड इसके बाद ये जनरली स्प्रेड होता है आपके ब्रेन में। अगर हम साइनस सिम्टम्स की बात की जाए तो साइनस सिम्टम्स में जैसे फेशियल पेन, आपके हाफ ऑफ द चेहरे, आधे चेहरे में काफ़ी सिवियर पेन रहेगा, फेशियल स्वेलिंग, नाक से ब्लड आना या नाक बंद लगना, नाक में स्टफीनेस लगना, ये सारे सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। जब वो प्रोग्रेस करता है टुवर्ड्स ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब आँख की तरफ, तो जनरली आँख में रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग, डबल दिखाई देना, ब्लड विजन कम दिखाई देना या लॉस ऑफ विजन। लॉस ऑफ विजन को हम एक स्टेज आगे मानते हैं, मतलब इसे एडवांस स्टेज डिसीज माना जाता है। देन अगर हम आए आपके सेरिब्रल, आपके ब्रेन की तरफ, तो पेशेंट जनरली उस स्टेज में पहुंचते पहुंचते काफ़ी ड्राउजी हो जाता है। ड्राउजी मतलब उसे काफ़ी नींद आती है, वो रिस्पॉन्सिव नहीं रहता है, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देता है।
तो मैं अभी भी सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना अर्ली, जो भी आपको अर्ली सिम्टम्स आए, प्लीज़ आप अपने नियरेस्ट ईएनटी सर्जन से विजिट करके जी या अपने ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट से विजिट करके चेकअप ज़रूर करवाइए। जी डॉक्टर सुरभि, ब्लैक फंगस क्या कोई नई बीमारी है? क्योंकि इस वक्त में कोविड के टाइम में हमने जितना इसके बारे में सुना, तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या ये कोई नई बीमारी आई है या फिर ये बीमारी पहले से थी, ये बहुत पहले लोगों को होती नहीं थी और अब कोविड के बाद जो लोग नेगेटिव हो रहे हैं उनमें ये ज्यादा देखा जा रहा है? हाँ जी, बिल्कुल नहीं, ये कोई नई बीमारी नहीं है। ब्लैक फंगस एक काफ़ी पुरानी बीमारी है। इसका पुराना नाम बोलते थे ज़ाइगोमाइकोसिस। ज़ाइगोमाइकोसिस मतलब एक पुराना इसका साइंटिफिक नेम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोविड वायरस ये फंगस को लेकर आया है, ये काफ़ी पुरानी बीमारी है। बट डेफिनेटली पोस्ट कोविड इंसिडेंस काफ़ी बड़ा है, बिकॉज लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है, लोगों का शुगर कंट्रोल इतना प्रॉपर नहीं है पोस्ट कोविड। थर्ड थिंग मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे हम जनरली भूल जाते हैं वो है आपका मास्क हाइजीन। जनरली हम देखते हैं कि लोग कपड़े के मास्क यूज़ करते हैं, जनरली उसे घर जाके रख देते हैं, एक ड्रॉर में रख देते हैं एंड इतना बॉदर नहीं करते कि हम उसे वॉश कर ले या उसको प्रॉपरली स्टेरिलाइज कर ले। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो मास्क आप यूज़ करते हैं उसे रेगुलरली, अगर आप कॉटन मास्क यूज़ कर रहे हैं तो उसे रेगुलरली वॉश कीजिए। अगर आप नॉर्मल सर्जिकल मास्क यूज़ कर रहे हैं तो उसी समय उसे डिस्कार्ड कर दीजिए एंड नेक्स्ट दिन एक दूसरा सर्जिकल मास्क यूज़ करना ज़रूरी है। जी, पोस्ट कोविड के बाद ही क्यों ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ रहा है ये आपने बताया, लेकिन अब मैं आपसे ये समझना चाहूँगी क्योंकि अलग अलग टाइप के अब फंगस बढ़ने लगे हैं। पहले ब्लैक फंगस, उसके बाद क्रीम फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस। तो ये जो टाइप है इसके बारे में ज़रा समझाइएगा, और ये जो अलग अलग टाइप के फंगस है वो कितने खतरनाक साबित हो रहे हैं? बेसिकली ये सारे एक ही फैमिली के फंगस है जिन्हें हम ज़ाइगोमाइकोसिस बोलते हैं जी। एंड जो वाइट फंगस है दैट इज ऑल्सो अ फैमिली ऑफ ब्लैक फंगस ओनली। ज़रूरी नहीं है कि म्यूकोर ओनली वाइट हो, बहुत सारे केसेस में नेजल एंडोस्कोपी में या नोज एग्जामिन करने के बाद हमें वाइट म्यूकोर भी मिल रहा है। जो वाइट एंड ब्लैक वो एक ही चीज़ है। येलो फंगस जो है वो जनरली कैंडिडा इन्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कैंडिडा इन्फेक्शन एक लेस सिवियर इन्फेक्शन होता है एज कंपेयर टू ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस। जी, खान पान का बहुत ध्यान रखना है इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। मैं आपसे समझना चाहूँगी, ज़रा ब्रीफ कीजिएगा। ब्लैक फंगस का खतरा भी, जैसा कि आपने बताया कि जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उनमें ये खतरा बढ़ रहा है, तो कैसे अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए क्या खाना पीना चाहिए, क्या एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए इस समय में एक व्यक्ति के लिए? डेफिनेटली आपको बहुत ध्यान रखना है स्पेशली इस कोविड टाइम में अपने डाइट पे। एक वेल बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन इनटेक उसमें काफ़ी ज़रूरी है, प्रोटीन एज वेल एज वेल हाइड्रेटेड। वेल हाइड्रेटेड मतलब आपका वाटर इनटेक भी एडिक्वेट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। सेकेंडली अगर आप डायबिटिक हैं तो एक प्रॉपर एंटी डायबिटिक डाइट फॉलो करना चाहिए जिसमें शुगर इनटेक आपको काफ़ी लिमिटेड मात्रा में लेनी चाहिए। अनदर थिंग इज रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, रेगुलर योगा, ये सब काफ़ी ज़रूरी है आपकी बॉडी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। थर्ड थिंग, हमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स लाइक लिम्सी या आर्टिफिशियल मल्टीविटामिन लेते रहे। घर में ही हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं, लाइक आंवला है जो एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। तो रेगुलर आंवला, नींबू एंड ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। जी डॉक्टर सुरभि, कोरोना एक संक्रामक बीमारी है, ये हम समझ पाएँ कि अगर किसी व्यक्ति के संपर्क में आप आते हैं तो आपको कोविड हो सकता है, उसकी छुई हुई चीज़ों से आप में कोविड फैल सकता है। ब्लैक फंगस के बारे में मैं समझना चाहूँगी, क्या ये संक्रामक बीमारी है? क्योंकि लोगों में ये डर पैदा होते जा रहा है कि पोस्ट कोविड के बाद अगर लोगों को हो रहा है तो क्या ये फैलने वाली बीमारी है?
हाँ जी, नहीं, बिल्कुल ब्लैक फंगस एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलता है। ये कोई कम्युनिकेबल बीमारी नहीं है, मतलब फैलने वाली बीमारी नहीं है। ये जनरली आप जब आपके स्पोर्स, जो फंगल स्पोर्स हैं, उन्हें इनहेल करते हैं तो ये आपके बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है। अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो स्पोर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी उस समय कम है या कॉम्प्रोमाइज्ड है, या आपका शुगर लेवल एबनॉर्मल है, या कोई और बीमारी आपको है, जैसे आपको अगर कैंसर है, आप कीमोथेरेपी ले रहे हैं, या आपको HIV की बीमारी है, या क्रोनिक किडनी डिसीज़ है, जिस वजह से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो ही जनरली ये फंगस ग्रो होता है आपके बॉडी में। जी डॉक्टर सुरभि, कोविड से ठीक होने के बाद कितने दिन का ये वक्त होता है जब आप म्यूकरमाइकोसिस से पीड़ित हो सकते हैं? हाँ जी, अभी तक कोई एग्जैक्ट स्टडी हमारे पास आई नहीं है, बिकॉज ये अभी इंसिडेंस इसका अचानक बढ़ा है। बट डेफिनेटली जो ICMR की गाइडलाइंस है कि आपको अप टू 3 मंथ्स, 3 महीने तक काफ़ी ध्यान रखना है। आपके जो भी अर्ली सिम्टम्स है, एज अर्ली एज पॉसिबल आप अपने डॉक्टर को, ENT सर्जन को या फिजिशियन को कंसल्ट कीजिए, ताकि वो बीमारी बहुत जल्दी अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो पाए। जी, इसके इलाज के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? और दूसरी बात मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि किस केस में किसी व्यक्ति के जबड़े को निकालना पड़ता है, उसकी आंखों को निकालना पड़ता है? जी, बेसिकली जो ब्लैक फंगस का इलाज है, जो म्यूकरमाइकोसिस का इलाज है, वो स्टार्ट होता है सर्जिकल डिब्राइडमेंट से। सर्जिकल मतलब जहाँ भी वो फंगस का इन्वॉल्वमेंट है, जितने भी सड़े हुए पार्ट हैं आपके बॉडी के, जो फंगस की वजह से ख़राब हो गया है या सड़ गया है, चाहे वो जबड़ा हो, चाहे वो आपका साइनस हो, चाहे वो आपका ऑर्बिट हो, वो हमें निकालना पड़ता है। बस इसमें ये एक अच्छी बात है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि साइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल, मतलब अगर वो आपके साइनसेस में, जो नाक के पास आपके साइनस है, उसमें लिमिटेड है, तो उसमें जनरली एंडोस्कोपिक दूरबीन पद्धति से हम सर्जरी करते हैं एंड पूरी तरह से उसको हम फंगस को निकाल सकते हैं। इससे आपके चेहरे के बनावट में कोई फ़र्क नहीं आता है। बट अगर वो स्टेज प्रोग्रेस हो गया, अगर वो ऊपर ऑर्बिट में चला गया या वो नीचे जबड़े में चला गया, तो वो एक स्टेज 2B आ जाता है। तो इसमें हमें आँख या जबड़ा निकालना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। सिमिलरली अगर वो स्टेज और प्रोग्रेस हो जाता है और वो ब्रेन में चले जाता है, तो फिर अकॉर्डिंगली हमें ब्रेन वाले डॉक्टर, न्यूरोसर्जन की ओपिनियन लेके जितना भी पार्ट है, जितना भी हम डिब्राइटमेंट कर सकते हैं, उसके साथ प्रोग्रेस करना पड़ता है। जी, लेकिन डॉक्टर सुरभि, ब्लैक फंगस से मौत के आंकड़े भी अब बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ही अब तक हम देखें तो वहाँ पर जिस तरीके से मामले बढ़े, छत्तीसगढ़ में भी 1-2 केस हमने देखे जहाँ पर ब्लैक फंगस की वजह से मौत हो गई। तो इसकी सच्चाई क्या है? ये किस स्टेज पर जाकर इतना खतरनाक हो जाता है कि व्यक्ति की मौत तक हो जाती है? जी, ये अगेन डिपेंड करता है कि आपका स्टेज ऑफ फंगल इन्फेक्शन क्या है। अगर आपका इन्फेक्शन ऑलरेडी ब्रेन में पहुंच गया है एंड तब आप डॉक्टर के पास पहुंचे हैं, तो उसमें मॉर्टेलिटी डेफिनेटली, मतलब मरने के चांसेस डेफिनेटली काफ़ी हाई हो जाते हैं। जनरली ब्रेन में पहुंचे हुए इन्फेक्शन की मॉर्टेलिटी एज हाई एज 60% बोला जा रहा है। जी, एंड अगर पेशेंट हमारे पास जल्दी आ जाता है, अगर डिसीज़ लिमिटेड है, साइनस में लिमिटेड है, तो डेफिनेटली हम उसमें अच्छा प्रोग्नोसिस और उसे अच्छा एक आगे लाइफ दे सकते हैं। जी, बच्चों में भी ब्लैक फंगस का खतरा देखा गया। मध्य प्रदेश का ही मैं केस का उदाहरण दूंगी जहां पर एक बच्ची में ब्लैक फंगस का खतरा देखा गया। तो ये क्या हर वर्ग के लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है क्या? बेसिकली बच्चों में इसका इंसिडेंस काफ़ी कम देखा गया है। मतलब हमने छत्तीसगढ़ में अभी काफ़ी कम केसेस देखे हैं बच्चों में। जी, बट अगर बच्चे को ऑलरेडी कोई इनहेरेंट बीमारी है,
अगर उसे किसी प्रकार का कैंसर है, अगर उसे ब्लड कैंसर है, या वो किसी और क्रोनिक बीमारी से पीड़ित है जिसके लिए वो रेगुलरली ट्रीटमेंट ले रहा है, लाइक उसे क्रोनिक एस्थमा है जिसके लिए वो रेगुलरली स्टीरॉयड इनहेलर्स या स्टीरॉयड की दवाइयाँ ले रहा है, तो फिर डेफिनेटली ये खतरा बढ़ जाता है उन बच्चों में। तो उन बच्चों का ध्यान रखने की काफ़ी ज़रूरत है। जी, भाप लेने से ब्लैक फंगस नहीं होता है। बहुत सारे लोग अब इस तरीके की भी बातें कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरीके की पोस्ट सामने आती है जिसे लोग तेजी से शेयर भी कर रहे हैं। इसकी सच्चाई क्या है, ये समझना चाहूंगी आपसे। जी जी, नहीं, जनरली स्टीम इनहेलेशन से ब्लैक फंगस होता है ऐसा नहीं पाया गया है। आप सेफली स्टीम ले सकते हैं, भाप ले सकते हैं, बट किसी भी चीज़ का ओवर यूज़ मतलब अति हानिकारक होती है। ऐसा रिकमेंडेड होता है कि आप स्टीम जनरली दिन में 2 से 3 बार लीजिए, 3 बार से ज़्यादा स्टीम नहीं लेना चाहिए। जी, इसके साथ ही एक और पोस्ट जो कि इस वक्त में सबसे ज़्यादा शेयर की जा रही है वो ये है कि मास्क पहनने से ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ रहा है, तो इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? हाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मास्क पहनने से डेफिनेटली नहीं बढ़ रहा है, बट अनहाइजीनिक, बिना धोया हुआ या बिना साफ किया हुआ मास्क पहनना डेफिनेटली एक रिस्क होता है, एक रिस्क फैक्टर होता है। बहुत ज़रूरी है। जनरली हमारे इंडिया में 90% लोग कॉटन के मास्क, कपड़े के बने हुए मास्क यूज़ कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़रूरी है कि उन कपड़े के मास्क को वो रेगुलरली धोए एंड धूप में सुखाए। तो ये नॉर्मल चीज़ अगर वो रोज़ करते रहे तो ये खतरा काफ़ी कम हो जाता है। जी, और हाइजीन के लिए, जैसे आंखों की हाइजीन के लिए किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हाँ, आँखों की जो हाइजीन है, हमें एलर्जिक कंडीशंस जैसे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन साइट है या कोई गार्डन है जहाँ पे बहुत पोलन जनरेट हो रहा है, तो वहाँ जाना अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली अगर आप कोविड से रिकवर हुए हैं तो। अगर फिर भी आपको जाना ज़रूरी है तो आप मास्क यूज़ कीजिए एंड मास्क पहन के जाइए। थर्ड थिंग इज़ आप प्लेन नॉर्मल वाटर से अपना आँख धोते रहिए, कम से कम दिन में 2 बार। आँखों को प्रॉपर्ली वॉश करना ज़रूरी है। जी, ब्लैक फंगस को लेकर एक भ्रम लोगों में ये भी है कि जो पहले कोविड पॉजिटिव हुए थे, यानी कि उन्हें 6-7 महीने या 1 साल का समय तक हो गया है रिकवर किए, क्या उन लोगों में भी ब्लैक फंगस का खतरा है? क्योंकि उन लोगों में भी इस बात का डर है कि वो कोविड पॉजिटिव थे, तो क्या अब उनमें ब्लैक फंगस का खतरा हो सकता है क्या? खतरा तो डेफिनेटली है, बट चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं अगर आपका ग्लाइसीमिक कंट्रोल, शुगर लेवल्स नॉर्मल है, अगर आपने स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया हुआ है अपने शुगर लेवल्स पे, अगर आप डायबिटिक है तो। जी, डॉक्टर सुरभि, योग को लेकर इस वक्त लोग काफ़ी सजग हो गए हैं। इसी तरीके से मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि डाइट पर हमने बात की, तनाव की स्थिति से भी लोग गुजर रहे हैं क्योंकि आपको पूरे दिन घर में रहना है, तो ऐसे में क्या आप उन लोगों को सलाह देंगी, कैसे लोग सकारात्मक रहें? जो लोग कोविड से नेगेटिव हुए हैं उनमें एक ऐसा ब्लैक फंगस का डर बढ़ गया है कि वो हर वक्त तनाव में रहते हैं, तो तनाव की स्थिति ना बने उसके लिए कोई व्यक्ति क्या करे? डेफिनेटली मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने पहले बोला है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर वो कोविड पेशेंट जो कोविड से रिकवर हो गया है उसे ब्लैक फंगस होने ही वाला है ना। इसके चांसेस काफ़ी कम हैं। ओनली अगर आप काफ़ी स्ट्रेस में हैं या आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है या आपको काफ़ी हाई डोज स्टीरॉइड्स दिया गया है या आपका शुगर काफ़ी अनकंट्रोल्ड है या फिर आपको काफ़ी देर तक वेंटिलेटर या ऑक्सीजन मास्क का यूज़ किया गया है। बट डेफिनेटली अगर ये सारे भी फैक्टर्स पॉजिटिव हैं तो भी स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस हमें बिल्कुल नहीं लेना है, हमें विजिलेंट रहना है, मतलब हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई भी अर्ली सिम्टम आए, अर्ली साइन आए तो तुरंत अपने ईएनटी सर्जन के पास जाके एक नेजल एंडोस्कोपी करवाना ज़रूरी है। एंड इफ रिकमेंडेड, अगर वो सजेस्ट करते हैं तो एक सीटी स्कैन आपके साइनस एज वेल एज ऑर्बिट का करवाना चाहिए।
एक कॉलर हमारे साथ डरना नहीं है बट लेट नहीं करना जी है। डॉक्टर सुरभि, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभिषेक रायपुर से। अभिषेक, आप अपना सवाल कीजिए। जी जी। मैम, कुछ दिनों से मेरे आंखों में दर्द हो रहा है, और क्योंकि लैपटॉप और मोबाइल दोनों का यूज करना होता है काफी, तो दिमाग में एक शंका है कि कहीं ये लैपटॉप यूज करने से ही है कि कहीं कुछ और है, क्योंकि आज की डेट में ब्लैक फंगस और आंखों में जो इन्फेक्शन वगैरह की बातें हो रही है, तो क्या कारण हो सकता है मैम? हाँ, आप पोस्ट कोविड पेशेंट है अभिषेक जी? आप कोविड से रिकवर हो चुके हैं? कोविड नहीं हुआ है मैम। हेलो। ओके। देखिए, कई बार क्या होता है, स्क्रीन डिपेंडेंस, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक स्क्रीन पे अपन काम करते हैं तो जनरली आंखों में ये परेशानी आती है। तो बेटर है आप एक बार अपने ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी आंख चेक करवा लीजिए। आंखों का नंबर चेक करना भी ज़रूरी है। मे बी ये ब्लैक फंगस के साइंस ना हो, बट एक बार चेकअप करवा लेना अच्छा रहेगा। डॉक्टर सुरभि, ईएनटी स्पेशलिस्ट होने के नाते मैं आपका अनुभव थोड़ा समझना चाहूंगी, क्योंकि एक तो कोविड पेशेंट का प्रेशर है, दूसरी तरफ अब ब्लैक फंगस का भी खतरा बढ़ते जा रहा है। तो किस टाइप के केसेस आप लोगों के पास इस वक्त में आ रहे हैं? जी, एक्चुअली इनिशियली मैंने देखा, जो पहले हम केसेस देख रहे थे वो काफ़ी एडवांस स्टेज में आ रहे थे। मतलब कुछ केसेस ऐसे आए कि ऑलरेडी उनकी ऑर्बिट, जो आँख है, वो इन्वॉल्व हो गई, आँखों की रोशनी चली गई, या ऑलरेडी उनका जबड़ा इन्वॉल्व हो गया। एंड फिर इन केसेस में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमें ऑर्बिटल एक्सेंट्रेशन, मतलब आँख निकालना ज़रूरी था या जबड़ा निकालना ज़रूरी था। बट मैं एक मतलब थैंक यू मीडिया को भी बोलना चाहूँगी कि बिकॉज काफ़ी सारा न्यूज़ इसके बारे में, ब्लैक फंगस के बारे में स्प्रेड हुआ, तो लोग काफ़ी सावधान हो गए। एंड अभी मैं देख रही हूँ 15-20 दिन से कि लोग काफ़ी अर्ली स्टेज, इवन अगर उनको अर्ली भी सिम्टम्स है, जैसे आँखों में जलन है या फेशियल पेन है, तो वो हमारे पास एग्जामिनेशन के लिए आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि पेशेंट जितना अर्ली आए, हम उतनी ज़्यादा उनकी मदद कर पाएंगे। जी डॉक्टर सुरभि, लेकिन ये भी समझना चाहूंगी कि अगर किसी मरीज के जबड़े को निकाल दिया जाता है, उसकी आंखें निकाल दी जा रही हैं, तो भविष्य में क्या वो सुरक्षित है? भविष्य में कोई फिर उसको किसी तरीके का खतरा नहीं है ब्लैक फंगस से? हाँ, देखिए, जबड़ा एंड आंखें निकालना एक पर्पस होता है कि जितना भी सड़ा हुआ नेक्रोटिक टिश्यू है आपके बॉडी में, उसे निकाल दिया जाए। बाद में काफ़ी ज़रूरी है जो एंटी फंगल दवाइयाँ आती हैं, स्पेशली इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन है, एंटी फंगल काफ़ी सारे टैबलेट फॉर्म्स में भी आती है। तो जो इंडिकेशन है, जो ICMR की अभी करंट गाइडलाइन है, उसके हिसाब से जो एंटी फंगल इंजेक्टेबल है उसे 21 डेज, मतलब 3 हफ्ते तक हमें कंटिन्यू करना है। एंड उसके बाद इन टैबलेट फॉर्म अप टू 6 मंथ्स कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। अगर पेशेंट ने प्रॉपर ट्रीटमेंट पूरा अच्छी तरह से लिया है तो उसका रिकरेंस होने के, फिर से आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। जी डॉक्टर सुरभि, जो इसका इंजेक्शन है वो कितना कारगर है और किस स्टेज में मरीजों को इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ती है? जो इंजेक्शन एंटी फंगल हमारे पास आ रहा है, जो ब्लैक फंगस है, हर फंगल के अलग अलग इंडिकेशन होते हैं जी। जो अगर हम म्यूकोरमाइकोसिस की बात की जाए, ब्लैक फंगस की बात की जाए, तो इसमें जनरली इंजेक्टेबल एम्फोटेरिसिन अवेलेबल है एंड यूज़ किया जा रहा है। ये हम इनिशियली, मतलब एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही आपके पेशेंट को डायग्नोसिस हुआ कि इसे ब्लैक फंगस है, भले ही वो किसी भी स्टेज में हो, वो भले ही साइनस में ही इन्वॉल्वमेंट हो, ऑर्बिट में ना हो, बहुत ही अर्ली स्टेज में हो, तो भी उसे स्टार्ट करना काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है उस फंगस के अगेंस्ट। जी, क्योंकि लगातार लैपटॉप पर काम करने से, मोबाइल फ़ोन देखने से भी आँखों में दर्द लोग महसूस करते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को भी डरने की ज़रूरत है या फिर उन्हें चेकअप कराने की, रूटीन चेकअप कराने की ज़रूरत है क्या आंखों को लेकर इस वक्त में?
डेफिनेटली एक रूटीन चेकअप मैं हर किसी को रिकमेंड करूंगी, जिन्हें भी आँख में दर्द हो रहा है या जलन है, आप अपने ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट से विजिट करके एक रूटीन चेकअप ज़रूर करवाइए। विदिशा से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर सुरभि। रोहन, आप अपना सवाल कीजिए। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि ब्लैक फंगस से जिस तरह से लोगों में अभी पैनिक फैल रहा है, तो बाजार में मार्केट में कई ऐसे इंजेक्शन आए हुए हैं जिनके बारे में हमें सुनने मिल रहा है, या कैप्सूल्स आए हैं, और हम पैनिक क्रिएट होने के बाद लोग बहुत ज्यादा वो इंजेक्शन या कैप्सूल्स ले रहे हैं और खा रहे हैं ताकि ब्लैक फंगस से छुटकारा मिल सके। तो क्या ये सही है ऐसा करना? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन डायग्नोस हुआ है तो ही आपको ये इंजेक्टेबल्स या टैबलेट्स स्टार्ट करने हैं, बिकॉज जो एंटी फंगल इंजेक्टेबल्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, इनके अपने काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एंड ये घर पे आप नहीं ले सकते बिकॉज इसमें क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। काफ़ी सारे आपके पैरामीटर्स हैं जो हम ब्लड टेस्ट के माध्यम से मॉनिटर करते हैं एंड फिर ही ये पेशेंट को कंटिन्यू किया जाता है। डॉक्टर सुरभि, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्लेटफॉर्म से क्या जनता से आप अपील करेंगी? जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हर किसी से कि पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बट एट द सेम टाइम हमें सावधान रहने की, विजिलेंट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशली आपके घर में अगर कोई पेशेंट है, एल्डरली है, जिसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो डायबिटिक है, अगर आपको उन्हें एडमिट करना पड़ा है कोविड के टाइम पे, या वो मॉडरेट या सिवियर कोविड से रिकवर हुए हैं, तो उनका रेगुलरली शुगर कंट्रोल, ग्लाइसीमिक कंट्रोल रखिए एंड रेगुलर चेकअप ENT एज वेल एज ऑफ्थाल्मोलॉजी से करवाते रहिए। एंड अगर आपको कोई भी अर्ली साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं ब्लैक फंगस के, तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। जी, बहुत जितना शुक्रिया अर्ली डॉक्टर आप सुरभि। हमारे पास आएंगे उतना अच्छे से आपका ट्रीटमेंट हो पाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका अपना समय निकालने के लिए, ज़रूरी जानकारी हम तक देने के लिए। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।